हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरीवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है और कंपनी कब फोरफीचर करती है और शेयर्स को कैसे री इशू करती है, ये सारी बातें इस क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर issuing 80,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10. The amount was payable as follows: on application rupees 30, on allotment rupees 30 including 10 प्रीमियम। मतलब यहाँ 20 रुपीज़ कैपिटल का है और 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ 30, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। सो बैलेंस अमाउंट अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, तो बैलेंस हो गया 20 रुपीज़ का। सो सारेगामा लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं 10 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया, और एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ विथ प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ और बैलेंस 20 रुपीज़ फाइनल कॉल पे लिया। एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब इशू किया है कंपनी ने 80,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आए कितने एप्लीकेशन? 1,20,000 एप्लीकेशंस आ गए। ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही प्रोराटा अलॉटमेंट किया जा सकता है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। मतलब 1,20,000 शेयर्स को एप्लीकेशन को 80,000 इक्विटी शेयर्स मिले। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ 1,20,000 एप्लीकेशंस आए हैं जबकि इक्विटी शेयर है 80,000। सो 40,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ गया है, तो कंपनी उसे रिफंड नहीं कर रही है। उस मनी को कंपनी रख करके अलॉटमेंट के समय में ही एडजस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट है। मतलब ये है कि जिसने 120 शेयर्स मांगे उसको 80 मिले, यानी जिसने 6 शेयर्स मांगे उसको 4 मिला। मतलब ये है कि इन्हीं का पैसा है, यहाँ पर 2 शेयर्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला है, इन्हीं का पैसा है जो अलॉटमेंट में यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरों के एप्लीकेशन मनी को कंपनी किसी दूसरे के अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर रही है, ऐसा ही नहीं है। हर किसी को शेयर्स मिले हैं, लेकिन प्रोराटा बेसिस पर मिले हैं का मतलब ये है कि आपने जितना मांगे थे उनसे कम मिले हैं, तो आपका ही पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो बचा है वो कंपनी अलॉटमेंट में यूज़ करने वाली है। नाउ ध्वनि who was allotted 1,600 shares failed to pay allotment money, and Sargam who applied for 6,000 shares did not pay first call money. इस तरीके से 2 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, ध्वनि जिनको 1,600 शेयर्स अलॉट किया गया था उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और सरगम जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो मिला कुछ और होगा। सो यहाँ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि सरगम को कितना शेयर अलॉट हुआ है। उन्होंने फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। दीज शेयर्स वेर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद दोनों के शेयर्स को फोरफीचर कर ली। 2,000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि वेर इश्यूड टू तरंग फॉर ₹95 पर शेयर एज ₹80 पेड अप। अब दोनों के शेयर तो 2,000 से ज़्यादा ही निकलेंगे। उनमें से 2,000 शेयर्स, जिसमें से ध्वनि के पूरे 1,600 शेयर्स हैं, तरंग को ₹95 पर शेयर में कंपनी ने रीइशू कर दिया, और ये माना कि तरंग ने सिर्फ 80 रुपीज़ दिया है। मतलब 15 रुपीज़ प्रीमियम है यहाँ। पेड अप मतलब कैपिटल की तरफ इशारा करता है। पेड अप जो लिखा रहता है, कैपिटल का 80 रुपीज़ मान लिया कंपनी ने, लेकिन अमाउंट कितना रिसीव किया? 95 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 15 रुपीज़ प्रीमियम पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ Saregama Limited by opening calls in arrears and calls in advance accounts if final call has not been
made. So let us see the solution and its explanation in detail. So solution 78 in the books of Saregama Limited journal entries. Company invited applications for 80,000 equity shares but applications for 1,20,000 equity shares were received. So बैंक में पहले पैसा आएगा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया कि 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजिए, लेकिन लास्ट डेट तक कंपनी के पास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए और एप्लीकेशन मनी ₹30 पर शेयर था. सो 36 लाख कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. being application received. अब नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र की एंट्री. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 36 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल में तो सिर्फ 80,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास 80,000 इक्विटी शेयर से ज़्यादा इशू करने का परमिशन नहीं है, और बाकी जो अमाउंट है वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कंपनी यूज़ कर लेगी. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मतलब जो एक्सेस 40,000 एप्लीकेशन आए थे उनका 30 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. सो हियर इट इज़ 24 लाख एंड 12 लाख. being application money transferred. नाउ कॉल्स इन एडवांस, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, कॉल्स इन एडवांस की नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट की मनी जितना ड्यू होना चाहिए था उससे छोटा ही है. अगर अलॉटमेंट के मनी से भी ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेस मनी रहता तो हम उसे कॉल्स इन एडवांस में लिखते. अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve. कंपनी 80,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी. सो हो गया 24 लाख. इन 30 रुपीज़ में से 80,000 शेयर्स का 20 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का है, सो 16 लाख. और फिर 80,000 शेयर्स पर ही 10 रुपीज़ प्रीमियम का है, सो इट इज़ 8 लाख. बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू. अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय कंपनी को पता चला कि एक शेयर होल्डर ध्वनि, जिसको कंपनी ने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट का मनी नहीं दे रही है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो है कंपनी के पास. तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ध्वनि जो अलॉटमेंट का मनी नहीं दे पा रही है उसका कॉल्स इन एरियर्स कितना रहेगा. सो यहाँ पर अगर हम डिटेल देखें तो कंपनी के पास 1,20,000 शेयर्स आए और कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए. ये प्रोरेटा अलॉट किया कंपनी ने. अब कंपनी ने इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसका रिड्यूस करने से आ जाएगा 3:2. मतलब जिसने 3 शेयर्स मांगा उसको
2 शेयर्स मिले। आप सब ज़ीरो काट के इसको रिड्यूस करेंगे तो 3:2 आएगा। अब ध्वनि के बारे में अगर बात करें तो उसे मिल रहा है 1600 शेयर्स। ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। 3 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 शेयर्स मिला है। तो ध्वनि को तो 1600 शेयर्स मिला है। ध्वनि को कितना अलॉट हो गया है? 1600 शेयर्स अलॉट हो गया है। तो उसने अप्लाई कितना किया होगा ये हमें जानना ज़रूरी है। उसी से हमें पता चलेगा कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है। तो यहाँ देखिए, हमको 2 को 1600 बनाना है। 2 को 1600 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ भी 1600 लिखना है, यहाँ पर भी 1600 लिखना है। दोनों जगह 1600 लिखे। अब 3 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये वाले 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए। तब हमें पता चलेगा कि ध्वनि ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे। तो ये 2400 शेयर्स ध्वनि ने अप्लाई किया तो उसे 1600 शेयर्स मिला। वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप वैसे भी यहाँ देख लीजिए, अगर हम अदरवाइज सोचें 2 को 1600 बनाने के लिए यहाँ 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 बन जाएगा, और उसी 800 से अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड की तरफ तो ये 2400 बन जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मतलब बहुत इजी है इसको समझना। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो इसे आराम से समझ सकते हैं। तो ध्वनि ने 30 रुपीज़ एप्लीकेशन का भेजा, मतलब 72,000 रुपीज़ उसने भेजा, और उसे 1600 शेयर्स अलॉट हुए, मतलब 48,000 रुपीज़ का उसे शेयर्स अलॉट हुआ। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 24,000। ये हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब नाउ ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट ध्वनि के 1600 शेयर्स पर कंपनी 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 48,000 रुपीज़ ड्यू कर रही है। 48,000 रुपीज़ ड्यू कर रही है। और अलॉटमेंट के समय में ध्वनि ये 48,000 नहीं दे रही है। तो क्या 48,000 रुपीज़ ही एरियर्स है? ऐसा नहीं है। कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो कंपनी इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यहाँ यूटिलाइज़ कर लेगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 24,000 रुपीज़ कंपनी ने यूज़ कर लिया, तो बचा कितना? 24,000 रुपीज़ जो नहीं मिल पाया, जो ध्वनि ने नहीं दिया, यही एरियर्स है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हालांकि अलॉटमेंट मनी ध्वनि का 48,000 है, लेकिन उसका एरियर्स कितना निकल रहा है? 24,000, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ध्वनि का एडजस्ट हो गया है, इसलिए उसका एरियर्स अमाउंट रिड्यूस हो गया है। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, वो इस अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड है। आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किए हैं 12 लाख रुपीज़। इन 12 लाख रुपीज़ में 24,000 रुपीज़ जो है वो ध्वनि का है, इसलिए एरियर्स अमाउंट कितना आएगा? एरियर्स अमाउंट आएगा 24,000। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो कंपनी ने 24 लाख रुपीज़ से अलॉटमेंट मनी ड्यू किया था, उसमें से 12 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में पहले से ही है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अब बाकी के 12 लाख रुपीज़ से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पहला 12 लाख से तो वो सेकेंड एंट्री में ही क्लोज हो गया था। अब कॉल्स इन एरियर्स में 48,000 रुपीज़ ध्वनि का एरियर्स हो रहा था, जिसमें से 24,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी के पास पहले से है। सो 24,000 रुपीज़ ही एरियर्स का आएगा। तो बैंक में बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 11,76,000। being allotment money received।
an access application except on 1600 equity shares of ध्वनि। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास अभी भी 80,000 शेयर्स हैं क्योंकि फॉरफीचर हुआ नहीं है, और 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 24 लाख रुपीज़ इज़ ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब कंपनी जब रिसीव करेगी फर्स्ट कॉल का अमाउंट, सो ध्वनि तो वैसे भी अलॉटमेंट का मनी नहीं दी है, तो वो फर्स्ट कॉल का मनी भी नहीं दे सक रही है। और उसी तरीके से एक दूसरे शेयर होल्डर हैं जिनका नाम है सरगम, जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ भी आएगा, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि दोनों नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं उनको दोनों को समझाने के लिए अलग अलग एरियर्स का अकाउंट बना दे रहा हूँ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पहले नरेशन लिख लेते हैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट received except on 1600 equity shares of ध्वनि and dash equity shares of क्या नाम है, सरगम। तो सरगम के पास कितने शेयर्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। सरगम ने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर के लिए, तो उन्हें कम शेयर मिले होंगे। जैसा कि हमको पता है कि अगर एप्लीकेशन मनी 1,20,000 शेयर्स के लिए आया है तो कंपनी ने 80,000 शेयर्स अलॉट किया है, मतलब जिन्होंने 3 शेयर मांगा है उसको कंपनी ने 2 शेयर दिया है। अब सरगम जो एक एप्लीकेंट है जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाई इधर है, तो 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उन्हें अलॉट कितना हुआ होगा, क्योंकि इन अलॉटेड शेयर पर ही वो पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहे हैं। तो 6,000 शेयर्स पर यहाँ एरियर्स लिखना गलत है, हमको यहाँ सरगम को कितना शेयर अलॉट हुआ था ये जानना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6,000 बन जाएगा। तो आप सोचें यहाँ अगर हम 3 में 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 6,000। तो उसी तरीके से यहाँ भी 2 में 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,000। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। 3 में अगर 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 में भी 2,000, ये दोनों अमाउंट एक ही होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि 6,000 शेयर्स के लिए सरगम ने अप्लाई किया तो उसे 4,000 शेयर ही अलॉट हुआ होगा। या तो आप इसे अलग तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हमको पता है यहाँ 6,000 है, तो यहाँ का अमाउंट, यहाँ का शेयर निकालना है, तो ये 2 को वैसे ही रहने दीजिए, ये 3 को इसके नीचे ले आइए और यहाँ 6,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी 6,000, ये भी 6,000, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 4,000। सो आइदर वे यू कैन कैलकुलेट। अब हमको कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल के समय सरगम का, ये किसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सरगम का। सरगम एक दूसरी शेयर होल्डर है, इनके 4,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हो रहा है। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ये हम सरगम का है, सरगम के पास 4,000 शेयर है, 4,000 इंटू 30 इसने नहीं दिया, और ध्वनि के पास 1,600 शेयर्स हैं, 1,600 शेयर्स पर उसने भी 30 रुपीज़ नहीं दिया। फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया था 24 लाख से।
24 लाख से ड्यू किया था, तो यहाँ 1,20,000 ध्वनि ने नहीं दिया, सरगम ने नहीं दिया, और 48,000 रुपीज़ ध्वनि ने नहीं दिया। तो अब 24 लाख में से ये दो अमाउंट लेस करेंगे तो हमें बैंक का अमाउंट मिल जाएगा 22,32,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ ध्वनि और ये सरगम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही कंपनी ने दोनों ध्वनि और सरगम दोनों के शेयर को फोरफीट कर लिया। सो हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ध्वनि के शेयर को फोरफीट करेंगे, उसके बाद सरगम के शेयर को फोरफीट करेंगे। सो जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है तो उसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर रिड्यूस हो जाता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसने तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है ध्वनि ने, एज ए रिज़ल्ट उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है, तो वो भी डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो ध्वनि के पास 1600 शेयर्स हैं और अब तक कंपनी ने 80 रुपीज़ मांग लिया है, क्योंकि कंपनी ने सेकेंड कॉल जो कि 20 रुपीज़ पर शेयर है वो अभी तक कॉल नहीं किया है, इसलिए 100 रुपीज़ नहीं लिखेंगे यहाँ, 80 रुपीज़। और रिज़र्व में 1600 शेयर्स पर कंपनी ने 10 रुपीज़ प्रीमियम का लिया है। टू इक्विटी शेयर, नॉट इक्विटी शेयर, क्योंकि हमने यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला है, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। 2 बार लिख रहा हूं मैं, एक बार अलॉटमेंट मनी के लिए, एक बार फर्स्ट कॉल के लिए, और 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,28,000, यहाँ आ जाएगा 16,000। और कॉल्स इन एरियर्स जो कि अलॉटमेंट मनी का है, अलॉटमेंट मनी का 24,000 ध्वनि ने नहीं दिया था, और फर्स्ट कॉल के समय 48,000 रुपीज़ ध्वनि ने नहीं दिया है ये। और जो बाकी जो बच गया वो फोरफीटेड शेयर, इन दोनों को ऐड करके ये क्रेडिट वाले अमाउंट को लेस करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 72,000। यहाँ पर तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज़ हुआ है जो कि अलॉटमेंट मनी का है, अलॉटमेंट के समय। लेकिन फ़र्स्ट कॉल के समय हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 600 इंटू अलॉटमेंट मनी था 30, सो यहाँ आ गया 48,000। अलॉटमेंट में ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पर कम हो गया है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। तो ध्वनि ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था? ध्वनि ने दिया था एप्लीकेशन 2400 शेयर्स के लिए। सो 2400 शेयर्स के लिए ध्वनि ने एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन मनी था ₹30 पर शेयर, तो उसके हिसाब से 72,000 रुपीज़ ही ध्वनि ने दिया, जो कि कंपनी ने अब फॉरफीट कर लिया फॉर नॉट पेइंग अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। Being 1600 equity shares of Dhwani forfeited. पिछले कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि ध्वनि ने 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी 30 था, 72,000 रुपीज़ उसने फॉरवर्ड किया था, और ये पूरा पैसा 72,000 आधा एप्लीकेशन में और बाकी जो बचा वो अलॉटमेंट में यूज़ हो चुका है। अब हम सरगम के शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया है, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। 2 फोरफीटेड शेयर अकाउंट। अब यहाँ सरगम के शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, तो 4000 शेयर्स पर कंपनी ने 80 रुपीज़ कॉल्ड अप कर लिया है।
इसलिए 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। और फर्स्ट कॉल के समय में सरगम ने अपने 4000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ नहीं दिया, मतलब 4000 शेयर्स पर सरगम ने 50 रुपीज़ दे चुका है जो कंपनी फोरफिट करेगी। सो अमाउंट है यहाँ 3,20,000, फिर यहाँ 1,20,000 एंड 2 लाख। यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर मिल जाता है तो फोरफीचर के समय में उसकी एंट्री यहाँ नहीं होती है। बीइंग 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ सरगम forfeited, अब इन दोनों फोरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स रीइश्यू कर दिए, जिसमें से 1600 शेयर्स पूरे के पूरे ध्वनि के थे। सो ध्वनि के शेयर को पहले हम रीइश्यू कर रहे हैं, फिर सरगम के शेयर को रीइश्यू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम ध्वनि के शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। 1600 शेयर्स थे ध्वनि के पास और कंपनी 95 रुपीज़ में रीइश्यू कर रही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $1600 शेयर को कंपनी कह रही है ₹80 पेड अप, इसलिए कैपिटल 80 का है, मतलब 15 रुपीज़ कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है। $1600 मल्टीप्लाइड बाई 15, सो अमाउंट आएगा यहाँ 1,52,000, यहाँ आएगा 1,28,000 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का आएगा 24,000। बीइंग ध्वनि 1600 forfeited equity shares reissued at premium। अब सरगम के शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, लेकिन सरगम के सिर्फ 400 शेयर्स को रीइश्यू करना है, क्योंकि टोटल रीइश्यूड शेयर्स जो है वो 2000 है, जिसमें से 1600 ध्वनि के हैं, तो बाकी के 400 शेयर्स रीइश्यू होंगे वो सरगम के होंगे। सो 400 इंटू 95, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $400 इंटू 80 रुपीज़ पेड अप है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, $400 multiplied by 15, amount will be 38,000 and here 32,000 और यहाँ 6,000। Being सरगम्स 400 equity shares forfeited, reissued at premium। आप चाहें तो दोनों रीइश्यू की एंट्री को कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो दोनों को मिला के कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। उसी तरीके से फोरफीचर की हमने दो अलग अलग एंट्री की है, एक ध्वनि के लिए दूसरा सरगम के लिए, तो आप उसको मिला करके एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों के मतलब जितने भी फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं उनका जो फोरफिटेड अमाउंट में से बचा हुआ अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड। टू कैपिटल रिजर्व, being transferred to capital reserve। सो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ध्वनि का 1600 इक्विटी शेयर्स हैं और अमाउंट कितना फोरफिट हुआ है, अमाउंट फोरफिट हुआ है 72,000 और अमाउंट फिर रीइश्यू भी पूरा हो गया है, पूरा रीइश्यू हो गया है और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू
नील है। इसलिए जो अमाउंट है टोटल 72,000 ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। किसका? ध्वनि का। लेकिन जो दूसरी है सरगम, सरगम के पास सरगम का 4,000 इक्विटी शेयर्स फोरफिट हुआ है और अमाउंट कितना है? 2 लाख है। 2 लाख, 4,000 इक्विटी शेयर्स पर 2 लाख रुपीज़ फोरफिट किया है कंपनी ने। लेकिन रीइशू कितना हो रहा है? रीइशू सिर्फ 400 इक्विटी शेयर्स हो रहा है। तो अमाउंट कितना होगा? ये 2 लाख को तो पूरा कंसिडर नहीं कर सकते। सो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 4,000, ये आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा 20,000। अमाउंट आ जाएगा 20,000। अगर 4,000 इक्विटी शेयर पर फोरफिटेड अमाउंट 2 लाख है तो 400 इक्विटी शेयर्स पर 20,000 ही होगा। वो ऐसे कि 400 जो है वो 4,000 का 10% है। ये देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप 10% है। तो 2 लाख का भी 10% 20,000 होगा। या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, 20,000 आ गया। अब डिस्काउंट तो यहाँ भी नहीं दिए, रीइश्यू तो कंपनी ने रीइश्यू तो प्रीमियम में किया है, इसलिए इनका भी 20,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो टोटल अमाउंट 92,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे 92,000। सो एक बार फिर से समझेंगे कि ध्वनि का पूरा 72,000 आएगा। ध्वनि का 72,000 आएगा प्लस सरगम का केवल 400 शेयर्स ही यूज़ कर रहे हैं, 400 शेयर्स, और एक शेयर पर कंपनी ने 50 रुपीज़ फोरफिट किया है। आपको अगर पीछे की एंट्री दिखाएं यहाँ पर तो यू कैन सी हियर, सरगम के शेयर को हमने फोरफिट किया है, 4,000 शेयर्स है, 50 रुपीज़ फोरफिटेड अमाउंट में गया। तो सिंगल शेयर पर 50 रुपीज़ फोरफिट किया है, इसलिए जितने भी शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उसमें 50 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। 72,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 92,000। I hope that you have understood this concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.